आपको पेमेंट करना होगा, मतलब बायर को बैंक को पेमेंट करना होगा। अब यूजांस, व्हाट इज यूजांस? यूजांस का मतलब क्या होता है? USANCE। व्हाट इज USANCE? यूजांस पता है आप लोगों को? यस और नो? आपको हाँ। फोर्थ सेशन में समझाया गया होगा। व्हाट इज LC यूजांस? यस। टाइम अलॉट फॉर द पेमेंट ऑफ। टाइम अलॉट, हाउ मच टाइम? As per the agreed in LC. LC। ओके, LC में लेकिन हम मैक्सिमम कितना टाइम अलॉट कर सकते हैं? इट इज 180 डेज, Okay. है ना। मान लीजिए आप बायर को क्रेडिट देना चाहते हैं, क्रेडिट मतलब उधार, आप बायर को उधार देना चाहते हैं, ठीक है। अब बायर को आप उधार देना चाहते हैं तो एलसी में कैसे उधार दिया जाता है? तो एलसी में उधार देना है मतलब आप 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, मैक्सिमम 180 दिन का टाइम दे सकते हैं बायर को कि ठीक है, मेरा मटेरियल जब आपको मिल जाएगा 180 दिन के बाद आप पैसा मुझे देना। यू नो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? आप लोगों को पता है व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? यस, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? ये भी बताया गया होगा फोर्थ सेशन में आप लोगों को। यस और नो, जस्ट से मी यस और नो सो दैट मैं आगे बढ़ू। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? बताया था बट याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज, बट याद नहीं आ रहा अभी। ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 5, उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर आप किसी पार्टी को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए, पार्टी को आप क्रेडिट दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, है ना। तो अब एग्जांपल आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने बायर को 90 डेज का क्रेडिट दिया है। कितना? 90 डेज का बायर को आपने क्रेडिट दिया है, ठीक है। अब आपने एक्सपोर्ट किया, प्रैक्टिकली सोचो कि मैंने, हमारे और बायर के बीच में डील हुई है एलसी यूजान्स क्रेडिट ऑफ 90 डेज, ठीक है। अब यहां से एक्सपोर्ट हुआ, डॉक्यूमेंट्स बैंक टू बैंक बायर के पास पहुंचे। अब क्या बायर 90 दिन का वेट करेगा डॉक्यूमेंट छुड़वाने के लिए? क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं छूटेगा तब तक पोर्ट से माल नहीं छूटेगा, समझ गए। जब तक बायर, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो बायर को नहीं मिलते हैं, बायर पोर्ट से माल नहीं छुड़वा सकते। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। आपने एक्सपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्स बैंक में आए, तो क्या बायर 90 दिन का वेट करेगा टू रिलीज द मटेरियल? उसको तो डॉक्यूमेंट इमीडिएट चाहिए, है ना, टू रिलीज द कंसाइनमेंट जो आपने भेजा है। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ऐड होता है जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैंने इस पार्टी को, नहीं, इस इनवॉइस के अंदर 90 डेज का क्रेडिट दिया है जिसकी वैल्यू जो है $5,000 है या $10,000 है ना। तो आप साइन करेंगे और नीचे लिखेगा बायर कि यस आई एग्री, और मैंने इतना पेमेंट करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 90 डेज, है ना। तो एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हुंडी कहते हैं अपने भाषा में, हुंडी कहा जाता है। तो ये जब एक्सपोर्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स जब बायर के पास, बायर के बैंक में आएंगे, तो बायर जब डॉक्यूमेंट लेने आएगा ना, ही हैज टू साइन ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज, यस आई एग्री, मैं एग्री कर रहा हूँ, ये पेमेंट मैं कर दूंगा। फिर बायर डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा, मटेरियल छुड़वाएगा, और जैसे ही 90 दिन होगा बायर को पैसा देना होगा। इट इज सेम लाइक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जो आपको समझाया गया होगा फोर्थ सेशन में। तो ये हमारा जो एलसी यूजान्स है उसमें बायर साइन कर देगा, 90 दिन के बाद बायर को पैसा देना है। अगर एलसी यूजान्स है, बायर पेमेंट नहीं करेगा, तो किसको पेमेंट करना होगा? किसको पेमेंट करना होगा अगर बायर नहीं करता तो? बैंक Bank. को। यस, वेरी गुड। तो बायर की बैंक को पैसा देना होगा। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है यहां तक नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है आप लोगों के माइंड में? सर जिस क्लैरिटी से आपने समझाया ना, उस क्लैरिटी से हमें पहले समझ में नहीं आया एग्जैक्टली अच्छा, ओके ओके, कोई इशू नहीं, सर अभी क्लियर मेरा है।
मेरा हाँ मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट लास्ट सेशन में मेरा नेटवर्क बहुत पैची था और मैं बाहर भी था, तो मैं बस मोबाइल पे थोड़ा सा सुन रहा था, मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं भी आई। ये ओके जो आपने एक्सचेंज वाला जो पार्ट बताया, एलसी वाला, इसमें आपने कहा कि जो एक्सपोर्टर है हम्म वो उसका वो जो एलसी है उसका बैंक बायर वाले बैंक को देगा, तब जाके वो पैसे वो रिलीज करता है, राइट? यस तो इसमें जब केवल डॉक्यूमेंट्स के ही ट्रांसफर से पैसे रिलीज होते हैं, कि आपका सामान आप तक पहुंचा नहीं है लेकिन आपके बैंक के इन पास केस पैसे। ऑफ एलसी, याद रखिए बैंक, ये यूसीपीडीसी का जो नियम है उसमें लिखा है, इन केस ऑफ एलसी बैंक इज डीलिंग विद द डॉक्यूमेंट्स। In case of LC, bank is dealing with the documents. Bank is not concerned with the shipment. ऑपरेशंस, हाँ। Bank is not concerned with the flow of shipment. Material पहुंचा नहीं पहुंचा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एलसी में ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रूव करता है कि मटेरियल आया ही होगा। हम्म। तो जैसे कि भले ही जो कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एलसी में? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? नेगोशिएशंस, जो कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशंस होंगे, जो इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा? तो ये अ, जो शिपमेंट अपन करते हैं तो एक बिल ऑफ लैंडिंग मिलता है शायद, बिल ऑफ वो लेडिंग। लैंडिंग इम्पोर्टेंट नहीं, है। हाँ, लेडिंग। लेडिंग, लीडिंग, हाँ। मीटिंग। बिल ऑफ लेडिंग। लीडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एलसी, है ना? और उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी होता है जो आपको एक्सपोर्ट करने के बाद ही मिलता है ना? तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रूव करता है कि आपका मटेरियल निकला ही है ना? तो बैंक को वो डॉक्यूमेंट मिल गया मतलब मटेरियल आया ही होगा। और बैंक को कंसर्न नहीं मटेरियल कैसा आया क्या आया, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करेगी। गॉट टिल इट इज क्लियर? लेकिन हर लेकिन हर एक एक्सपोर्ट बिजनेस में जरूरी नहीं कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो एलसी के थ्रू जाएं, राइट? इट इज हाँ। जस्ट द इट इज जस्ट द सेफेस्ट ऑप्शन, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी कि आप एलसी के थ्रू ही जाएं। हम्म। तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब आपको क्या कंसेप्ट इसमें क्या समझना है वो मेरे को बताओ तो मैं वो क्लियर करूँ आपका। सर एडवांस पेमेंट भी हो सकता है। हाँ एडवांस हो सकता है ना, एडवांस हो सकता है। अगर मान लीजिए एलसी नहीं है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है। डू यू नो व्हाट इज कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट? यस और नो? डॉक्यूमेंट्स लो, एक हाथ से पैसा दो। यस, है ना? कैश ऑन डिलीवरी कैसा होता है? कैश ऑन डिलीवरी कैसा होता है? अगर मेरे घर पे कोई डिलीवरी आ रही है, मैं कैश दूंगा, वो मटेरियल देगा। ऐसे इसमें डॉक्यूमेंट होता है। बैंक को जैसे ही डॉक्यूमेंट मिलते हैं बायर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, पैसा दे जाओ, डॉक्यूमेंट ले जाओ, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना बायर पोर्ट से मटेरियल नहीं छुड़वा पाएगा। दैट इज कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन ये रिस्की पेमेंट टर्म है। क्यों रिस्की क्यों है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट? आपके हिसाब से कैसे रिस्की है? अगर वो बायर कभी लेने नहीं आए पोर्ट पे, डॉक्यूमेंट ही नहीं पहुंचा या फिर कुछ भी। नहीं 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 नहीं। अगर बायर पोर्ट पे इसमें लेने नहीं रिस्क आए माल। ये होगा, बायर रिजेक्ट कर देगा, मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर, हम्म, मैं नहीं छुड़वाता, मुझे नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं माल नहीं छुड़वाऊं। तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बैंक सिर्फ पोस्टमैन का काम करती है। क्या? बैंक विल वर्क लाइक अ पोस्टमैन। अगर वो आपका डॉक्यूमेंट लिया तो दे देगी, नहीं लिया तो वापस भेज देगी। तो यहाँ पे रिस्की है। हाँ, अब ये पेमेंट टर्म अगर आपको चूज करना है ना? अब मान लीजिए एलसी भी एक मॉडरेट टर्म है, उसको सेफेस्ट नहीं कहा गया। क्यों मॉडरेट? मान लीजिए बैंक ही उठ गई तो हो सकता है बैंक उठती है, डेफिनेटली। सुना है कभी बैंक को उठते हुए? शायद इसीलिए थर्ड बैंक के पास जाते हैं कुछ कंट्रीज में, अगर बिजनेस करना हो तो फिर दूसरी कंट्री के बैंक से वो। हाँ वो तो है, लेकिन आपको ये तो पता है ना बैंक उठती है। यस और नो? यस। यस। है ना? अभी रिसेंटली आपने देखा यूएस की सबसे बड़ी बैंक जो थी सिलिकॉन वैली बैंक, एसवीबी, वो उठ गई थी। बहुत अच्छी बैंक और बहुत नामचीन बैंक थी। तो वो मॉडरेट टर्म है। अब मान लीजिए ऐसी कोई पेमेंट टर्म्स है और आपको बिजनेस करना है, आपको डर लग रहा है, रिस्क लग रहा है, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? एडवांस एडवांस पेमेंट। एडवांस नहीं बोलो, बायर बोल रहा है मैं एडवांस तो नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पेमेंट मैंने इंश्योरेंस एलसी रहेगा। एलसी एट साइड। एलसी एट साइट है, वो भी सही है।
लेकिन रिस्क तो है ना, क्योंकि आपको पेमेंट कब मिलेगा विनय? जब डॉक्यूमेंट्स पहुंचे। डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स तभी होंगे जब आप एक्सपोर्ट कर देंगे, है ना। अब मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट पहुंचे, बैंक उठ गई, ऐसा नहीं बायर होता, ने मना कर दिया। 0.01% चांस है ना। तो उसके लिए हमारे पास है ईसीजीसी। ईसीजीसी अगर आपके पास है, अगर एडवांस पेमेंट टर्म नहीं है, अगर 100% एडवांस नहीं दे रहा है बायर, तो ईसीजीसी आप लेकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। यस और नो? इसीलिए मैंने आपको पेमेंट ब्रीफ किया। ईसीजीसी जो है, दुनिया के सारे देश में जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी की डिटेल्स आपको ईसीजीसी को इन्फॉर्म करना होगा। दुनिया के सारे देशों को उन्होंने कवर किया है। अगर कंट्री रिस्की है, बायर रिस्की है, तो पेमेंट भी, जो उसका प्रीमियम है वो भी ज्यादा होगा। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईसीजीसी उसका कवरेज देती है, ठीक है। तो इसका प्रीमियम जो एवरेज अगर मैं बताऊं, तो दैट इज 0.50% है ना। और मैक्सिमम जो है वो 1.5% प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोमालिया या कंबोडिया में एक्सपोर्ट करना चाहा, आपकी इच्छा है कि भाई मैं सोमालिया कंबोडिया में एक्सपोर्ट करूं, वो एक हाईएस्ट रिस्क की कंट्री है ना। और उसका बायर जो है, उसका भी कोई जो है इंश्योरेंस नहीं है, तो रिस्क की कंट्री है। तो आप ईसीजीसी से अगर इंश्योरेंस लेते हैं, तो अगर वो बायर या कंट्री से पेमेंट नहीं आता है, तो ईसीजीसी आपको पेमेंट देगी। कौन से केस में नहीं देगी? क्वालिटी डिस्प्यूट है या कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन का डिस्प्यूट है, तो उस केस में ईसीजीसी पैसा नहीं देती। अगर मान लीजिए आप कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट का पेमेंट ऑप्शन रखते हैं, और बायर की कंट्री जो है वो स्पेसिफिक एक कंट्री है, और ईसीजीसी मना कर रही है कि भाई इसका इंश्योरेंस हम नहीं लेंगे, तो क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? ईसीजीसी मना कर रही है, क्या करेंगे आप? एज अ एक्सपोर्टर आपका क्या डिसीजन रहेगा? नहीं सप्लाई करेंगे सर वहाँ पे। उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? और इंश्योरेंस पहले लेना है, ये भी आपको पहले ही लेना है ना। ऐसा ना हो फिर आप एक्सपोर्ट का मटेरियल रेडी कर रहे हैं, फिर बोले जा भाग के जा ईसीजीसी करवा ले, ऐसा नहीं। जैसे ही आपकी डील होती है, परचेज ऑर्डर आपके हाथ में आता है, ईसीजीसी से कांटेक्ट करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? सर ये जो ईसीजीसी का सर पेमेंट सेटलमेंट का टाइम क्या रहेगा सर? उसका अप्रोक्स 90 डेज का टाइम होता है 90 days। जी। ये जो है ना। जैसे एल्गोरिथम कि है मान सर। लीजिए, ये पेमेंट 90 डेज मैंने क्यों कहा, कब होगा? तो जैसे मान लीजिए आपने बायर को बोला है कि भाई 60 डेज का टाइम है ना। आपने बायर को क्रेडिट दिया है 60 डेज। अब वो 60 डेज ना पेमेंट नहीं आता है ना। 60 डेज तक पेमेंट नहीं आता, तो आपको वेट करना रहेगा, क्योंकि मैंने टाइम 60 डेज दिया है। अब बायर को आप मेल कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो उसके 2 5 10 दिन हो गए हैं, है ना। तो पेमेंट टर्म्स कंप्लीट होती है विद इन 45 डेज का टाइम आपको होता है ना। जैसे कि आप आज 60 दिन उसके कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए, बायर ने पैसा नहीं दिया, उसके बाद 45 डेज तक आप फॉलोअप ले सकते हैं, या 30 डेज तक। मैक्सिमम 45 डेज में आपको रिवर्ट करना है ईसीजीसी को कि भैया मैंने ये एक्सपोर्ट किया था और इसका पेमेंट नहीं आया। तो आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, आप कौन से पेमेंट टर्म्स में एक्सपोर्ट किए थे, और सब परचेज ऑर्डर ये सब चीज मांगेगा, कम्युनिकेशन मांगेगा, और उसके बाद में जो है 90 डेज में आपका पेमेंट वो सेटल कर देता है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है ना। ये तो ये हाँ, ईसीजीसी का जो प्रोसेस है ये सारा ऑनलाइन है या फिर हमें जाना पड़ता सारा है कहीं? ऑनलाइन है। उसके एजेंट्स भी होते हैं विनय, उसके भी अच्छा। एजेंट्स होते हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट के इंश्योरेंस होते हैं, वैसे ही पेमेंट इंश्योरेंस के ईसीसी आप पोर्टल है, उसका उसका वेबसाइट है, उसको कांटेक्ट करके आपको मेल आईडी मिलेगा, वहां पे मेल करना है कि मुझे इस पार्टी को इस तरह से इंश्योरेंस एक्सपोर्ट करना है, इसका क्या प्रीमियम रहेगा। तो ये जो आयुष ने पूछा था कि कॉस्टिंग कैसे होती है, तो कॉस्टिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। प्रोडक्ट के कॉस्ट के बाद आपको कौन सा इनकोटम है, उसके हिसाब से चार्जेस देना। तो आपको सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट लिख देना है, एक्स फैक्ट्री प्राइस, फॉर एग्जाम्पल $5,000। ओवरऑल प्रोडक्ट जितनी भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस है 5,000। फिर अगर मान लीजिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट, अगर सीआईएफ पे भेज रहे हैं तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस, है ना। तो उसका टोटल करके आपको इनवॉइस का वैल्यू दे देना है ना। और उसमें एक कंडीशन भी आपको लिखनी है ना, जैसे हम स्टार करके फिर लिखते हैं ना कि भाई दिस चार्जेस इज वैलिड फॉर 2 डेज। 2 दिन में आपको इसका क्या है, रिप्लाई देना है या ऑर्डर देना है ना। तो आप 2 दिन में जो भी है इसका जवाब दे दो, दिस दिस ऑफर और दिस दिस डिटेल्स
इज वैलिड फॉर 2 days, है ना, क्योंकि 2 दिन के बाद क्या चार्जेस होंगे, डिफरेंस हो सकता है, तो वो कंफर्मेशन बायर से लेना रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है? और एक जो लास्ट है रेट फ्लक्चुएशन, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, दैट इज व्हाट ईईएफसी के बारे में आप लोगों ने सुना है? ईईएफसी, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, सुना है कभी ने, किसी ने? हैं? नो सर। व्हाट इज ईईएफसी? ईईएफसी मतलब इट इज एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपका पेमेंट फॉरेन करेंसी में रहेगा। ये एक कम्प्लीमेंट्री अकाउंट होता है जो हमारे करंट अकाउंट के साथ बैंक खोलती है। इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसका पर्पस यही है कि आप जो भी पेमेंट करेंगे, है ना, आप जो भी पेमेंट करेंगे वो इसी फॉर्म में रहेगा, उसी करेंसी में रहेगा। जनरली क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके बायर ने $5,000 आपके अकाउंट में डाला, तो बैंक क्या करेगी, सीधा उसको रुपीज में कन्वर्ट करके डाल देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल $5,000 का 86 से मल्टीप्लाई किया और आपके अकाउंट में उतना पेमेंट डाल दिया। अब आपको किसी को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है ना, आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, तो फिर क्या होगा, बैंक रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे। तो ये जो कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है बैंक इसका चार्ज लेती है, Yes. रुपीस टू डॉलर, डॉलर टू रुपीस, पाउंड टू डॉलर, पाउंड टू रुपीस, है ना, यूरो टू रुपीस। तो बैंक इसका चार्जेस लेती है। इसे कहते हैं करेंसी कन्वर्जन चार्ज या एक्सचेंज कॉस्ट इसे कहा जाता है ना। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप फ्यूचर में काम करेंगे ना इंटरनेशनल बिजनेस में, तो अब आपको ये पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो ये ईईएफसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, इसका पर्पस एक ही है, टू कीप योर मनी इन फॉरेन करेंसी। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर ये जो आप बार बार मान लीजिए मैं एक्सपोर्टर हूं, मुझे पेमेंट आया, मैं इंपोर्टर भी हूं, मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया है फॉरेन करेंसी में, या मुझे कोई अब्रॉड से पैसे मिल रहे हैं, है ना, तो ये आपको रिसीव हुआ, तो बैंक क्या करती है, करेंसी कन्वर्ट करेगी और चार्जेस लेकर आपके अकाउंट में वो बैलेंस ट्रांसफर कर देगी। अब आपको किसी को पेमेंट देना है, मान लीजिए आपने लोन लिया है, उसका पेमेंट देना है, रीपेमेंट करना है, आपको बायर को पेमेंट, आपके सप्लायर को पेमेंट करना है ना, आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, उसका भी पेमेंट करना है। तो ये जो करेंसी कन्वर्जन चार्ज से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आप ईईएफसी अकाउंट का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, टू सेव द एक्सचेंज कॉस्ट पर्पस। ये सिर्फ उसी के लिए, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख लें एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझें, आप एक्सपोर्टर हैं, आपने बायर को जो पेमेंट जो दिया है, नेगोश आपका जो क्या बोलते हैं उसका, जो ऑफर दिया है, आपका प्राइस जो दिया है ना, नेगोशिएशन के बाद आपने प्राइस दिया फॉर एग्जांपल $10,000। अब आपको पेमेंट मिलेगा 4 महीने बाद। आपने कॉस्टिंग की, $10,000 उसका कॉस्टिंग निकाला, आप पेमेंट जो है, आपने कॉस्टिंग का जो पेमेंट आएगा आपका बायर के तरफ से, दैट इज आफ्टर 4 मंथ्स, है ना। अब डॉलर का रेट घट गया, तो आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान। नुकसान। नुकसान होगा ना। मान लीजिए आपने 86 के हिसाब से कॉस्टिंग की, पेमेंट आते वक्त डॉलर का रेट 82 हो गया। हो सकता है ऐसा, 82, 86 टू 82 हो बिल्कुल सकता है या नहीं हो सकता बिल्कुल है? सर। इट हो इज सकता है। अनसर्टेन ना, मैं फिक्स नहीं कर सकता कि भी आज के 4 महीने बाद डॉलर का रेट इतना होगा, है ना। आई कैन नॉट फिक्स, और आई कैन नॉट से कि भी ये इतना ही होगा। इट इज अनसर्टेन। ठीक है, तो उस वक्त आप बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डील फाइनल है, तो यू कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप अपने रेट को फ्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रीज हेजिंग कर सकते हैं आज। तो मान लीजिए मैंने 86 पे इसे फ्रीज किया, है ना, मैंने 86 पे इसे फ्रीज किया, फिर पेमेंट जब आएगा मुझे 86 के हिसाब से ही मिलेगा। उस वक्त डॉलर का रेट चाहे 80 हो या 90 हो, मुझे मुझे जो पेमेंट मिलेगा वो 86 के हिसाब से मिलेगा। इज दैट क्लियर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मतलब फ्यूचर के डेट के हिसाब से रेट को फ्रीज करता हूं। क्लियर है? यस सर। सर इसको हेजिंग कहते हैं क्या? सर ये हाँ, फ्यूचर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। होता है। यस अनुराग, जस्ट मिनट, विनय मैं पूछ रहा हूँ। यस अनुराग। सर इसको हेजिंग कहते हैं क्या? हेज कर एजेंट, देते हैं। हेजिंग हेजिंग हैजिंग, हेजिंग कहते हैं ना इसको। आपका आवाज हेजिंग
सर नाउ आई एम ऑडिबल। यस यस, सर इसको हैजिंग भी कहते हैं क्या? इसे हेजिंग कहते हैं, लेकिन हेजिंग का पर्पस अलग होता है। हमें हेजिंग एक्सपोर्ट में नहीं करना है। हेजिंग इट इज लाइक अ ट्रेडिंग, हमें ट्रेडिंग ओके। नहीं करना। हेजिंग जो वर्ड आता है ना, दैट इज यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग, हम ओके। ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम हमारे रिस्क को कवर कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में अगर आप करते हैं ना, तो उसमें हेजिंग भी होता है, कॉल भी होता है, पुट भी होता है ना। हमें वो नहीं करना है, हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही करना है। क्यों? ओके सर। क्योंकि हमें वहां पर रिस्क नहीं लेना है ज्यादा। अगर हमारे रिस्क को कंट्रोल रखना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं फ्यूचर के जो रेट हैं उससे उसको ना समझ के मैं आज ही वो रेट फ्रीज कर देता हूँ। फ्यूचर में जो भी होगा वो उसी रेट पे मुझे पेमेंट मिलेगा। मान लीजिए मैंने 86 पे डील कर ली, अब मुझे जब पेमेंट मिलेगा वो 86 के हिसाब से होगा। उस दिन का क्या रेट है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो 90 हो या 80 हो, मुझे 86 के हिसाब से पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, किसी को पूछना है और कुछ? अब मेरे को कुछ ब्रीफ में जानना है आप लोगों से। यस आयुष, आपका क्लियर है क्वेश्चन अभी? हाँ सर क्लियर है, खाली एक चीज आई थिंक मिस हो गया मेरा। आपने कहा था ईसीजीसी दो ऐसे जगह पे है जहाँ पे वो रीइंबर्समेंट नहीं करते। एक आपने बोला फुलफिलमेंट नहीं करो अगर कॉन्ट्रैक्ट का, और दूसरा आपने बताया। मैंने बोला था क्या? क्वालिटी डिस्प्यूट। ओके। ठीक है, और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं? चलिए। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं अपन। हाँ, ये फ्यूचर फ्यूचर के रेट को आज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है विनय, अगर आप डायरेक्टली देखें तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आने वाला समय, आगे। तो उस रेट को जो फ्रीज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सपोर्ट के अगर केस में हमें याद रखना है और कोई ऑप्शन नहीं चूज करना है, ओनली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बाकी ठीक ऑप्शन बहुत सारे हैं, कॉल पुट ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग है, हमें उसमें नहीं जाना है। इसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर? ठीक ठीक। ओके, और कुछ किसी को कुछ पूछना है इसमें? यहां तक क्लियर है? हाँ, अगेन हम आते हैं बीएल के ऊपर। बीएल, व्हाट इज बीएल? फिर से, व्हाट इज बीएल? बिल ऑफ रेडी। हाँ, ये फुल फॉर्म है, मतलब क्या है? सर तो जैसे जब आपका डिलीवरी वहां पे एक्नॉलेज हुआ, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर फिजिकल गुड्स वहां पे पहुंच गया है उसका, दैट इज अ प्रूफ। कहाँ पे पहुंच गया है? डिलीवरी लोकेशन पे, आई मीन मे बी इंपोर्टर के वेयर हाउस में या पोर्ट पे। नहीं। सर ये कह रहे थे, जैसे हम माल शिपमेंट करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो जो शिपिंग एजेंट होगा वो हमें एक डॉक्यूमेंट देगा, दैट इज बिल ऑफ लेडिंग। रिसीव होती है कि आपका माल हमने लोड कर दिया है, एंड नाउ उस बेसिस पे हम जो है वो डॉक्यूमेंट होता है सर, वो बिल ऑफ लेडिंग। यस यस, वेरी हाँ। गुड। है ना? तो बीएल क्या है? जब बिल ऑफ लेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना। बिल ऑफ लेडिंग व्हाट? बिल ऑफ लेडिंग इज अ कार्गो रिसिप्ट कॉपी। जैसे हम इंडिया में कुछ भेजते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो ट्रांसपोर्टर हमें क्या देता है एज अ प्रूफ? क्या देता है वो? एलआर, बिल्टी कॉपी जिसे कहते हैं। यस, वैसे ही अगर इंटरनेशनल ट्रांसफर हो रहा है, आपका प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, उस केस में आपको शिपिंग लाइन जो जिसको आपने मटेरियल दिया है ना, आपने मटेरियल कंटेनर जो है आपकी शिपिंग लाइन ऑफिस को या शिपिंग लाइन या शिपिंग एजेंट को हैंड ओवर किया। अब वो मटेरियल गया या नहीं गया, तो उसका रिसिप्ट क्या है, उसका प्रूफ क्या है? दैट इज बीएल। है ना? अब बीएल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बीएल कैसे भेजेंगे बायर को? यहाँ पे ये याद रखना है, बायर कैन नॉट रिलीज द मटेरियल अंटिल ही इज नॉट रिसीविंग द बीएल। अच्छा, बीएल की कितनी ओरिजिनल्स होती हैं? 3 कॉपी होती है। 3 कॉपी होती है, और 3 दूसरी 3 कॉपी को क्या कहते हैं? फोटो को।
दूसरी तीन, पहली तीन जो होती हैं ओरिजिनल होती हैं, दूसरी तीन होती हैं दैट इज कॉल्ड नॉन नेगोशिएबल कॉपी, है ना। अब ये तीन ओरिजिनल किस तरह से होती हैं? फर्स्ट ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल एंड थर्ड ओरिजिनल, राइट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये ओरिजिनल तीनों जो हैं, हमें क्या करना है तीनों ओरिजिनल का? सर एक बैंक को देंगे, हाँ, एक खुद के पास रहती है शेयर, एंड ओके। और एक थर्ड बायर जो के है पास रहेगा। एक सेलर अगर बायर के बैंक पास। को दिया है मतलब बायर के पास ही जाएगी, है ना। हाँ अगर मैं बैंक को दे रहा हूँ मीन्स इट इज गोइंग टू बी सेंट एट बायर्स, ओके। तो इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो तीनों ओरिजिनल बायर को बेच सकते हैं। अगर आप एक चाहें तो एक कॉपी आपके लिए, दो कॉपी बायर को। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब ये नहीं है कि पहले का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, दूसरे का उससे कम है और तीसरे का और कम है, ऐसा नहीं है। तीनों ओरिजिनल की इक्वल ही जो है वैल्यू होती है। आप थर्ड ओरिजिनल भी भेजेंगे तो भी बायर मटेरियल रिलीज करवा लेगा, है ना। और सेकंड भेजेंगे या फर्स्ट भेजेंगे तो बायर अपना मटेरियल वहां से रिलीज करवा सकता है, ठीक है। तो इसमें ओरिजिनल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओरिजिनल कब रिसीव होती है ना। तो जैसे जैसे मेरा एक्सपोर्ट होगा, ओके, एक्सपोर्ट होगा तो मुझे शिपिंग लाइन बीएल देती है। अब ये बीएल हमें कैसे भेजनी है, ये डिपेंड करता है पेमेंट टर्म्स पे। ओरिजिनल जो हम बेचते हैं वो डिपेंड करता है पेमेंट टर्म्स। मान लीजिए अगर आपको 100% एडवांस मिल चुका है, एज एन एक्सपोर्टर आप लोगों को 100% पैसा मिल चुका है, तो क्या करेंगे आप? सर बीएल सीधे बैंक को या बायर को दे देंगे, तो सीधे? ऑब्वियसली पे। हाँ। सर यू नो व्हाट इज टेलेक्स रिलीज और सीवे बीएल, नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सर। सीवे बीएल एक आती है ना। सीवे बीएल, SEA, अभी मैं दोनों, आपने बीएल देखा है क्या कभी? बीएल देखी है लास्ट आप लोगों ने? लास्ट क्लास में सर ने शेयर की हुई है। एक, सर ने एक शेयर की थी ना। तो अगर सीवे बीएल है, याद रखना, अगर आपको 100% पेमेंट मिल गया है तो उस केस में आप सीवे बीएल, SEAWAY, सीवे बीएल इशू करवा सकते हैं। सीवे बीएल में ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपको 100% पेमेंट मिल चुका है, यू आर रिस्क फ्री, यू कैन आस्क शिपिंग लाइन कि आप मुझे सीवे बीएल दें। सीवे का मतलब क्या है कि मैंने उसकी पीडीएफ कॉपी मंगवाई, पीडीएफ कॉपी मैंने बायर को भेज दी, बायर उसकी जो है उसकी प्रिंट लेगा, स्कैन कॉपी पीडीएफ की प्रिंट लेके सीधा शिपिंग लाइन में पहुंच जाएगा और दिखाएगा भाई आई एम द ओनर, मुझे मटेरियल दे दो। तो उस केस में उसे ओरिजिनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर बीएल में ओरिजिनल लिखा है तो बायर को वहां पर ओरिजिनल हार्ड कॉपी विथ साइन, जो शिपिंग लाइन साइन करती है,